नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। देखिए प्यारे साथियों, मनोविज्ञान की कंप्लीट सिलेबस की अपनी मॉडल पेपर सीरीज चल रही है, जिसमें अपना ये तीसरा मॉडल पेपर है। और बिल्कुल इसमें सरल प्रश्न भी हैं, मध्यम प्रकार के प्रश्न भी और कठिन स्तर के प्रश्न भी हैं, और अप्लाइड प्रश्न भी आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है। और सारी इकाइयों में से छः छः प्रश्न जो वो छः छः सात सात पाँच पाँच प्रश्न जो वो लिए गए हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम और रीड पैटर्न के ऊपर आधारित पूरी सीरीज है, आप देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए। पहला आपका प्रश्न आपके सामने है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत? तो देखिए प्यारे साथियों, ऐसा सिद्धांत जिसमें यानी कि पहले तो ये बोला जाएगा कि पूरा हाथ यानी पूरा अंग काम में आए, उसके बाद उस अंग के हाथ पार्ट्स काम में आए और फिर दोनों चीजें एक साथ हों, तो ये सिद्धांत कहलाएगा एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर मित्रों रहेगा। ठीक है। और विकास एक दूसरे से संबंधित रहता है, विकास की सभी अवस्थाएं, तो परस्पर संबंध का सिद्धांत भी यहाँ लागू होगा। बाकी ये सारे के सारे सिद्धांत विकास के ही सिद्धांत हैं, लेकिन जो पूछा है उसके लिए एकीकरण का सिद्धांत यहाँ पे सही आंसर मित्रों रहेगा। चलिए दूसरा आपका प्रश्न है कि किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह का चयन कीजिए। तार्किकता, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति, आदर्शवादी, श्रेष्ठ समायोजन, स्व सम्मान। तीसरा है निरीक्षण, विद्रोह की भावना, दोहराने की प्रवृत्ति। चौथा है दर्शन, सुसमायोजन और समाज सेवा की भावना। तो देखिए समायोजन की भावना एक प्रकार से किशोर किशोरियों के लिए अपन बोले कि उनमें समायोजन होता है तो वो गलत है भाई। इसमें समायोजन ज्यादा नहीं होता है किशोर किशोरियों में, तो ऑप्शन 2 नहीं होगा। दोहराने की प्रवृत्ति इनमें नहीं होती है, ये छोटे बच्चों में होती है, तो ये भी नहीं होगा। सुसमायोजन फिर से आ गया, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो 2, 3 और 4 ऑप्शन तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही उत्तर मित्रों इसका रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मित्रों अगर कठिन से कठिन पेपर आए तो लगभग इसी स्तर का पेपर आएगा, इससे ज़्यादा कठिन पेपर आपके रीट में नहीं आएगा। 2018 वाला पेपर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा मतलब टफ पेपर था, ऐसा नहीं है। कुछ शब्द थे जो अपने सुने हुए नहीं थे, इसलिए ऐसा पेपर अपने को वो लगा। बाकी पेपर ज़्यादा टफ नहीं था 2018 का भी, तो 2021 का भी बहुत ज़्यादा टफ पेपर आपके सामने नहीं आएगा। ठीक है। तीसरा आपका प्रश्न कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित प्रयोग से। 1 मस्तिष्क और आत्मा, 2 अधिगम और शिक्षा, 3 प्रशिक्षण और अधिगम, और 4 है शक्ति और गति। तो प्यारे साथियों इसका आंसर रहेगा शक्ति और गति। ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों में शामिल है, ये प्रश्न मैंने करवाया है वहाँ पर भी। तो देखिए साथियों, प्रीवियस ईयर प्रश्न साइकोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने वो 1558 प्रश्न मित्रों किए, निश्चित रूप से साइकोलॉजी में बहुत अच्छे अंक उनके आने वाले, मैं आज ही बता रहा हूँ आपको। बहुत ही शानदार वो सीरीज है। 55 मॉडल पेपर है उसमें टोटल, और आपके टॉपिक वाइज है, तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो सारे वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है। अगर वीडियो देखना चाहते हो वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो नहीं देख करके आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो वो उसका भी जो है वो इंस्टा मोजो पर अवेलेबल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इंस्टा मोजो स्टोर पर जा करके उसको बाय कर सकते हैं। चौथा आपका प्रश्न साथियों, मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं, यह कथन किसका है? वाटसन, होब्स, स्किनर और जीन पियाजे। तो मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं मित्रों, ये जो कथन है ये होब्स का है। ठीक है, किसका है? होब्स का। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही रहेगा। और याद कैसे रखना है इसको, देखिए साथियों, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी आप सब लोगों ने मेरे हिसाब से देखी होगी, नहीं भी देखी तो मैं बता देता हूँ कि एक हॉलीवुड की मूवी है फास्ट एंड फ्यूरियस, जिसमें जो रॉक WWE में जो रॉक हैं वो होब्स नाम से उसमें है, और विशाल का एकदम शरीर है उनका। तो भय, मैं और भय भाई, गुंडे को मतलब रॉक को देख करके वो पुलिस वाले का रोल करता है उसमें, तो गुंडों में क्या आ जाता है? भय आ जाता है। विलन में क्या आ जाता है? भय आ जाता है रॉक को देख करके। तो मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं, तो भय के समान ये कौन? रॉक है, रॉक यानी होब्स। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही रहेगा। इस प्रकार थोड़ा इसको बना करके आप याद कर सकते हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? सबसे पहले बताना चाहूंगा कि लॉरेंस जो कोहलबर्ग हैं उन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने 3 स्तर बताए साथियों। कितने स्तर बताए हैं नैतिकता के?
3 स्तर बताए हैं। 3 स्तरों में इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई है। 3 स्तर बताए हैं और 6 अवस्थाएं बताई हैं। 3 स्तर में पहला स्तर आपका कौन सा था साथियों? प्री कन्वेंशनल स्तर, प्री कन्वेंशनल, ठीक है, और कन्वेंशनल ज़्यादा, हाँ। दूसरा आपका स्तर बताया उन्होंने कन्वेंशनल स्तर, कन्वेंशनल स्तर, और तीसरा बताया आपका पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप पढ़ लीजिएगा खुद। तो देखिए प्री कन्वेंशनल में तो बच्चा जो है वो एक प्रकार से नैतिकता का, इसको निचला स्तर कहा जाता है, और माता पिता मतलब जैसा उसको बोलते हैं उस हिसाब से वो कार्य करता है। तो नैतिकता का बिल्कुल निचला स्तर है ना। नैतिकता का इसमें पालन, आज्ञा और दंड के आधार पर इसमें किया जाता है प्री कन्वेंशनल में। वही कन्वेंशनल स्तर की बात करें तो साथियों इसमें बच्चा जो है वो क्या करेगा? प्री कन्वेंशनल के लिए कहा जाता है कि सर्वाधिक नैतिकता की ये अवस्था होती है ना, सर्वाधिक नैतिकता की अवस्था होती है। प्री कन्वेंशनल में तो दंड के आधार पे या भय से वह पालन करेगा, लेकिन कन्वेंशनल में वो बच्चा जो अपने माता पिता के कहे अनुसार चलता है, ठीक है। तो कन्वेंशनल स्तर ये रहेगा जिसमें सर्वाधिक नैतिक अवस्था कन्वेंशनल स्तर को ही कहा गया है। इसके अगर बात करें अपन पोस्ट कन्वेंशनल स्तर की, तो इसमें साथियों जो बच्चा है वो खुद सोच के, चिंतन करके अपने मतलब नैतिकता अपनी खुद डिसाइड करता है इसमें। तो पोस्ट कन्वेंशनल आपका ये होता है। 3 स्तर हैं। तो यहाँ पे आपका पूछा क्या है, कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो प्री कन्वेंशनल जो है एक प्रकार से इसमें जो नैतिकता का अभाव होता है, इसमें अगर होती भी है तो वो दंड और इसके भय से होता है, नैतिकता उसमें बच्चे में नहीं होती वैसे, है ना। तो स्तर नंबर 1 रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर इसका मित्रों रहेगा। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग है, भाषा का प्रयोग है, संगीत प्रक्रिया का प्रयोग है, या संप्रत्यय अधिगम का प्रयोग है? प्यारे साथियों देखिए सारे ही ऑप्शन ठीक है, गलत नहीं है ऑप्शन, चिंतन के लिए सारी बातें हैं, लेकिन प्रतीकों का प्रयोग ज़्यादा सही रहता है। तो ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें देखिए भाषा का प्रयोग भी चिंतन में होता ही है भाई, ठीक है, संगीत प्रक्रिया का प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन प्यारे साथियों सही आंसर आपको पूछा है बिल्कुल सटीक इनमें क्या है, तो वो प्रतीकों का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर जो है वो ज़्यादा, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर जो है वो माना जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, टंकण, टंकण क्या होता है? टाइपिंग। टंकण कार्य या कंप्यूटर कार्य पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है, तीसरा बांडुरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, चौथा प्रश्न थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार है, ठीक है, या उसके ऊपर आधारित है। तो प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 7 के प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार ऐसा होगा, क्योंकि थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या बोलता है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत में 3 मुख्य नियम दिए गए हैं साथियों। थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए थे? अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए थे। 3 मुख्य नियम में आपका एक तो नियम है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम क्या कहता है आपको? तत्परता का नियम कहता है कि मान लीजिए मैंने आपको, मेरा कार्य जो है वो आपको वीडियो बना के देना है, आपको पढ़ाना है। अब आप उसको पढ़ो या नहीं पढ़ो, उस वीडियो को देखो या नहीं देखो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है भाई। अपन घोड़े वाला एग्जाम्पल लेते हैं, घोड़े को तालाब तक लेकर के तो आया जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें अगर पानी पीने की जिज्ञासा होगी तो अपने आप पी लेगा, तत्परता होगी तो पी लेगा, ठीक है। उसी प्रकार मैं वीडियो तो बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बाध्य थोड़ी कर सकता हूँ कि आपको देखना ही है। मैं पीडीएफ बना तो सकता हूँ, मैं आपको बाध्य थोड़ी कर सकता हूँ कि आप खरीदो ही उसको, आप फ्री में देख लीजिए यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये तत्परता का नियम है। इसके बाद एक नियम आपका दिया गया अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या बोलता है साथियों कि अगर अपन किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करेंगे, जैसे गणित में ये लागू होता है नियम, तो अपन उसको अच्छे से सीख जाएंगे। जैसे साइकिल चलाने का अभ्यास करेंगे, साइकिल बहुत अच्छी चलाने लग जाएंगे। रोज़ाना अपन गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी अपन बहुत अच्छी चलाने लग जाएंगे। रोज़ाना मैं यूट्यूब वीडियो जैसे बनाता हूँ तो अब वीडियो जो पहले से ज़्यादा अच्छे बन रहे होंगे, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। बोलने की स्पीड भी सही हो रही है, तरीका भी ज़्यादा अच्छा होगा, आवाज़ भी थोड़ी अलग हो जाएगी धीरे धीरे, है ना। तो सुधार आता है, तो प्रैक्टिस से होता है सारा। इसके अलावा एक प्रभाव का नियम भी है। प्रभाव का नियम क्या बोलता है? प्रभाव का नियम मुख्यतः ये बोलता है साथियों कि जिस चीज़ को करने से अपने को खुशी मिलती है, पॉजिटिव प्रतिफल यानी कि आउटकम अपने को मिले, वो कार्य करने का अपना बार बार मन करता है। जैसे अपन ने कोई अच्छा कार्य कर दिया और अपने को उसके बदले में मान लीजिए कुछ चीज़ मिल गई, या जैसे अपन ये कहें कि एक छोटा बच्चा जो है उसको अपन ने, उसने जैसे कक्षा में कोई
आंसर दे दिया अच्छे से, बहुत अच्छे से समझा दिया, उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आपने पूछा तो आंसर कर दिया उसने, तो अपन उसको क्या देते हैं, एक ट्रॉफी दे देते हैं। ठीक है, तो बच्चा जो है वो मोटिवेट हो जाएगा, फिर उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा इस चीज़ का कि वो फिर और प्रभावित होगा और कार्य करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रभाव का नियम है, यानी कि जो चीज़ अपने को अच्छी लगती है उसके प्रति अपन उसको ज़्यादा करते हैं, और जो चीज़ अपने को बुरी लगती है उसको अपन नहीं करना चाहते। ये प्रभाव का नियम है, ये अपने ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं उसी से संबंधित है। तो ये 3 आपके मुख्य नियम दिए गए। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका साथियों रहेगा। भाई टंकणकारी यानी टाइपिंग अगर अपन करते रहेंगे लगातार तब तो प्रैक्टिस बनी रहेगी, नहीं करेंगे तो अभ्यास छूट जाएगा निश्चित रूप से, तो अपन भूल जाएंगे उसको। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और लाइक जरूर बनता है साथियों अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। सब्सक्राइब कीजिएगा अपने यूट्यूब चैनल को, और आपका ही चैनल है साथियों, आप ही यहाँ तक लेकर के आए हो, मैं किसी से संबंधित भी नहीं हूँ, किसी कोचिंग से भी जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है आप लोग यहाँ तक लेकर आए हो, आगे भी लेकर के जाओगे निश्चित तौर पे, यकीन है मुझे इस चीज़ का। और अपन इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। 8वां प्रश्न आपका, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अनुक्रिया अनुबंधन, अनुकूलित अनुबंधन, सकारात्मक अनुबंधन। तो देखिए, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है, थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम उसके ऊपर आधारित कौन सा सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है वो प्रभाव के नियम पर आधारित है, और उसी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही मित्रों इसका जो वो सही आंसर होगा, व्यवहार के प्रभाव पर, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें चूहा जो है वो पहले क्या करता है, एक प्रकार से चूहा अनुक्रिया करेगा। चूहा क्या करेगा साथियों, अनुक्रिया जो वो करेगा। अब चूहा अनुक्रिया करेगा, तो अनुक्रिया करने के बाद उसको क्या, एक प्रकार से वो मान लीजिए पिंजरा खुल जाता, उसको खाने का टुकड़ा मिल जाता, तो पुनर्बलन उसको मिल गया। फिर उस क्रिया की वो क्या करता है, पुनरावर्ती करता है। ठीक है, पुनरावर्ती करने के बाद साधन के रूप में फिर से उसका मतलब एक प्रकार से मिल गया उसको खाना। ठीक है, और फिर धीरे धीरे इस चीज़ के लिए उसका अनुबंधन जो वो स्थापित हो जाता है। तो ये आपका जो रहेगा व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन होगा। और देखिए इसको एक प्रकार से क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अपन जानते हैं साथियों, अनुक्रिया अनुबंधन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन 2 भी वैसे सही होना चाहिए, लेकिन अगर देखें ऑप्शन के आधार पे तो ऑप्शन 1 फिर सटीक बैठेगा, इसमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन ही इसका सही आंसर जो वो माना जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है, कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है। तो प्यारे साथियों बहुत ही आसान प्रश्न, सीधा ही इसका आंसर अपन बता सकते हैं। ऑप्शन 2 सही होगा, छात्र को नवीन सूचना के विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और अपने और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। ठीक है, तो निर्मितवाद उपागम क्या होता है, इसमें बच्चा क्या करता है कि वह छात्र जो नवीन सूचना के विस्तार से विश्लेषण करता है, नवीन सूचना का आएगा का विस्तार से विश्लेषण करेगा, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर उसको सीखता है, ये निर्मितवाद उपागम है। यानी एक प्रकार से नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक निर्माण उसने कर लिया, एक संरचना का, जिसके तहत वह मतलब पूर्व ज्ञान से जोड़ेगा, व्याख्या करेगा उसकी और विश्लेषण करके सीखेगा। तो ये ऑप्शन है 2 मित्रों सही रहेगा निर्मितवाद के लिए। चलिए अगला प्रश्न, वह आकार विकार जो किशोर अवस्था में लड़कों की तुलना में लड़कियों में आहार विकार, सॉरी आकार नहीं, वह आहार विकार जो किशोर अवस्था में लड़कों की तुलना में लड़कियों में अधिक पाया जाता है, जहां लड़कियां अपने को सुंदर व स्वस्थ रखने के लिए कम खाना खाना शुरू कर देती हैं, वह है डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया या एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा इसको बोला जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा वैसे। अगला प्रश्न, आकाश द्वितीय श्रेणी परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिताजी ने उसे परीक्षा में सफल रहने पर उसे मोटरसाइकिल देने का वादा किया है, इसका अर्थ क्या है। आंतरिक प्रेरणा है, बाह्य प्रेरणा है, गणितीय प्रेरणा है या आंतरिक या बाह्य दोनों प्रेरणाएं हैं। तो देखिए मित्रों, उसके पिताजी ने, आकाश के पिताजी ने जो उसको ये वादा किया है कि मैं तेरे को बुलेट मोटरसाइकिल ला करके दूंगा अगर तू सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट हो जाता है। तो वह बाह्य प्रेरणा उसके लिए हुई, ठीक है, आंतरिक नहीं होगी, बाह्य होगी, और इसीलिए वो मेहनत कर रहा था, वो मोटरसाइकिल के लिए मेहनत कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न, बुद्धि इन 4 शब्दों से में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना किसका कथन है, सब लोगों को पता है ये कथन आपके अल्फ्रेड बिने का। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया, बुद्धि संरचना सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत। तो एक खंड तो अपन सब लोग जानते हैं कि अल्फ्रेड बीने का है एक खंड सिद्धांत। द्विखंड सिद्धांत आपका स्पीयरमैन का है साथियों, स्पीयरमैन का है। ठीक है, स्पीयरमैन ने 2
एक तो जी कारक बताया और एक आपका विशिष्ट कारक यानी एस कारक इसमें बताया है, ठीक है। और बहुखंड सिद्धांत आपका किसका है, थॉर्नडाइक का है। और बुद्धि को इन्होंने कितने प्रकार का बताया, इसमें 6 कारक बुद्धि के इसमें इन्होंने बताए हैं। तो बुद्धि का संरचना सिद्धांत जो वो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। और प्यारे साथियों, जो संरचना सिद्धांत है बुद्धि का, उसको त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 आयाम इन्होंने बुद्धि के बताए हैं। एक तो संक्रिया या प्रक्रिया, इसको संक्रिया भी बोल देते हैं, प्रक्रिया भी बोल देते हैं। इसके अलावा एक है विषय वस्तु, ठीक है, और दूसरा विषय वस्तु, और तीसरा जो आपका वो उत्पाद या परिणाम, ठीक है, उत्पाद या परिणाम। ये आपके 3 यहाँ पे इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत में, या बुद्धि के संरचना सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं, इसमें गिलफोर्ड ने बताया। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत, इसमें साथियों इस सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, आप सब लोगों को पता है, और बालू के टीले का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? आत्मनियंत्रण, आत्म अभिप्रेरणा, सहानुभूति और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? तो साथियों इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा, क्योंकि आत्म नियंत्रण, आत्म अभिप्रेरणा, सहानुभूति, ये सारे के सारे बुद्धि के संवेगात्मक बुद्धि के इमोशनल इंटेलिजेंस के आयाम रहेंगे, फैक्टर रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा टोटल 5 फैक्टर होते हैं, तो 3 तो ये हो गए आपके। इसके अलावा 2 और आपके कौन से बच गए? एक तो आत्म जागरूकता, ठीक है, आत्म जागरूकता बच गया, और एक आपका बच जाएगा सामाजिक दक्षताएं। सामाजिक दक्षताएं जिसमें अपना चिंतन आ जाता है, ठीक है, इसमें समस्या समाधान की योग्यता आ जाती है। तो ये सारे रहेंगे आयाम, इसके 5 आयाम बताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है? किस चीज़ में मदद करता है साथियों? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, गृह कार्य मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे निश्चित ही सही रहेगा, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला प्रश्न, ओलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है? अपूर्व समायोजन है, गत्यात्मक संगठन है, संगठित मनोदेहिक है? तो ये तो सारे, हाँ, उपयुक्त सभी दे रखा है, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका आंसर होगा। देखिए ओलपोर्ट ने क्या डेफिनेशन बताई है मित्रों। ओलपोर्ट ने कहा है व्यक्तित्व के लिए कि व्यक्तित्व उन मनोदेहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। तो मनोदेहिक, संगठित मनोदेहिक भी है, उसमें आएगा, गत्यात्मक संगठन भी कहा, अपूर्व समायोजन भी इसको कहा है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे फिर सही आंसर आपका रहेगा। अगला प्रश्न, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व साथियों केवल अपने में समाये रहने वाला कम क्रियाशील व्यक्तित्व का? ऐसा नहीं है। विनम्र स्वभाव वाला व्यक्तित्व, शीघ्र परेशान होने, शीघ्र परेशान नहीं होते, तो दोनों ऑप्शन गलत है ऊपर वाले। तीसरा है व्यक्ति जो अपने स्वयं के बारे में सोचने वाला नहीं हो। तो व्यक्ति जो अपने स्वयं के बारे में सोचने वाला नहीं, तो ऐसा तो नहीं है, स्वयं के बारे में सोचता है, ये बहिर्मुखी भी सोचता है, अंतर्मुखी भी सोचता तो है इसके बारे में। चौथा है कि प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है प्रबल व्यक्तित्व जो सरलता से परेशान नहीं होता है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है कहलाती है? दमन, अंतःक्षेपण, प्रक्षेपण या तादात्म्यकरण? तो ये कहलाएगा आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों, अपने आइडियाज को और अपने जो उसके क्रियाकलाप है उसको दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का। यानी कि अगर अपने को कोई व्यक्ति पसंद है, जैसे सलमान खान के समय जो तेरे नाम मूवी आई थी, तो सब लोगों ने उसी प्रकार की लगभग कटिंग कर ली थी, तेरे नाम वाली, है ना, बीच में से टाल निकाल के बालों को बढ़ा करके, तो वो तेरे नाम वाली कटिंग हो गई। तो वो तादात्म्यकरण हुआ था साथियों, उसको तादात्म्यकरण अपन बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और दमन क्या होता है? जो दमन साथियों आपका क्या होगा कि दुखदायी जो विचार होते हैं उनको अचेतन मन में भेज देना, ठीक है, अचेतन मन में भेज देना, वो होता है आपका दमन। और प्रक्षेपण आपका क्या होता है? खुद का दोष दूसरों पे मंडना। यानी कि अगर रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप ये बोल दोगे कि आकाश सर से पढ़े थे इसलिए नहीं हुआ, है ना। हालांकि होगा आपका सिलेक्शन, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया मैंने। फिर है अंतःक्षेपण। अंतःक्षेपण साथियों क्या होता है आपका? अंतःक्षेपण होता है कि मैं ही ईश्वर हूँ ऐसी भावना रखना। यानी कि मैं ही ईश्वर हूँ, इसमें नेगेटिव विचार भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। देखिए दूसरों की विशेषताओं को खुद में देखना, इसका एक अर्थ ये भी ले सकते हैं कि अंतःक्षेपण मतलब दूसरे की जो विशेषता है उसको खुद में देखना, ठीक है। इसका मतलब कहने का क्या है कि देखिए खुद को ईश्वर समझना, यानी कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए दुखी है
तो उसके दुख को अपना दुख मान लेना और ठीक उसी के प्रकार व्यवहार करना, ये होता है अंतःक्षेपण। ठीक है, तो समझे होंगे थोड़ा बहुत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, किशोर के समायोजन की प्रक्रिया शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान आएगा। में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कमजोरियों का ज्ञान न करना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न करना, आकांक्षाओं का उचित स्तर तय करना, यही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। चलिए, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है? रूपांतरण की योग्यता, तो सृजनात्मकता की विशेषता तो ये रहेगी। फिर अगला, किसी परिस्थिति के प्रति सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन, सांवेगिक प्रतिक्रिया नाम है, यहाँ पे देखेंगे इसको। अगला ऑप्शन, किसी शब्द या अवधारणा को पुनर्परिभाषित करने की योग्यता, तो ये भी होती है इसमें। केंद्राभिमुख उत्पादन की योग्यता, ये भी होगा। तो ऑप्शन 2 सही होगा। देखिए, ये सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। सांवेगिक प्रतिक्रिया का किसी परिस्थिति के मतलब अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव परिस्थिति बन गई और उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा व्यक्ति गुस्से में आ गए, तो ये सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। निश्चित रूप से ये सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन जो करना है, ये विशेषता नहीं है आपकी सृजनात्मकता की। ऑप्शन 2 यहाँ पे मित्रों सही आंसर आपका रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न, क्योंकि सृजनात्मक बालक जो वो आपके सुसमायोजित होते हैं ना, और यहाँ पे समायोजन की तो सांवेगिक प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा व्यक्त करेगा व्यक्ति, तो वो सुसमायोजित नहीं कहलाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य, विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान और शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर, तो यह रहेगा ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला आपका प्रश्न, मौलिक गणितीय संक्रियाओं को, देखिए वैसे तो मैंने समावेशी शिक्षा के बारे में आपको बता दिया है, फिर भी बता देता हूँ कि साथियों एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सभी प्रकार के बच्चे, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, सामान्य बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, सृजनात्मक बच्चे, सबको एक ही कक्षा में पढ़ाया जाए, एक साथ पढ़ाया जाए, वो होती है समावेशी शिक्षा। एनसीएफ 2005 ने इसका समर्थन किया है। 22वां प्रश्न, की मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने में असमर्थता द्वारा पहचाने जाने वाले विकार का नाम क्या? तो इसको तो डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा निश्चित ही। अगला प्रश्न मित्रों, की छात्रों को मानसिक रूप से स्वास्थ्य एवं स्वच्छ रखने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? घर पर अनुकूल वातावरण देना चाहिए, तो विद्यालय का काम थोड़ी है घर पे देने का, ये नहीं होगा। फिर अब बच्चों के मित्रों पर निगरानी रखना, ये भी नहीं है। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और शिक्षण की उपयुक्त विधियां, तो शिक्षण से संबंधित नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें तो नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण का ये मतलब नहीं होता साथियों कि प्रत्येक दिन स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाए। ये एक महीने, जैसे हर महीने, जैसे अपन ने अभी महीना मार्च चल रहा है, मार्च का परीक्षण कर लिया अपन ने, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करवा लिया अपन ने, अप्रैल में करवा लिया, मई में करवा लिया। तो इस प्रकार से लगातार हर महीने अगर स्वास्थ्य का परीक्षण अपन करा रहे हैं तो वो भी नियमित स्वास्थ्य परीक्षण में ही आएगा और वो तरीका सही है। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। बच्चे इसमें नियमित को हर दिन समझ लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, की CWSN बालक कौन है? तो CWSN तो एक प्रकार से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं साथियों, जो दिमागी रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं या अन्य किसी रूप से। तो दिमागी रूप से कमज़ोर बच्चे ज़्यादातर इसमें माने जाते हैं, CWSN, है ना। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो है वो इसमें रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न मित्रों, 24वां प्रश्न आपका हो गया। 25वां प्रश्न, की यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बालक के विद्यालय बस्ते का औसत वजन कितना होना चाहिए? इन्होंने 4 kg बताया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे मित्रों सही आंसर इसका रहेगा। मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। 2, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। 3, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। 4, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए मूल्यांकन, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? अधिगम विकास का निरीक्षण करना, उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में जानना, अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना, पाठ के शुरू में छात्रों की क्षमता को जांचना। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा रचनात्मक जो मूल्यांकन, जैसे आपका मूल्यांकन के प्रकारों में देखें तो एक तो रचनात्मक मूल्यांकन होता है जिसको साथियों निर्माणात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। रचनात्मक मूल्यांकन का ही दूसरा नाम है निर्माणात्मक मूल्यांकन। एक आपका होता है योगात्मक मूल्यांकन, जो परीक्षा मतलब वर्ष भर अब बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं, ये होता है आपका योगात्मक मूल्यांकन जो लास्ट में होता है। ठीक है, इसके अलावा अधिगम का निरीक्षण अगर
बात करें अपन तो वो आपका रचनात्मक मूल्यांकन में आएगा। अधिगम विकास का निरीक्षण, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, एक प्रकार से जो साथ साथ चलता रहे, एक प्रकार से ना जब पाठ पढ़ा रहे हैं अपन बच्चों से ये भी देखते रहें कि बच्चों ने सीखा क्या है, अधिगम कितना हुआ, अधिगम का विकास कितना किया बच्चों ने, यानी कितना सीखा। तो अधिगम के विकास का निरीक्षण इसमें आएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। बाकी अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना ये अपन निगमनात्मक आपके निदानात्मक परीक्षण में करते हैं, माफी चाहूंगा, निगमनात्मक नहीं निदानात्मक परीक्षण में करते हैं और उनको दूर करते हैं उपचारात्मक में। उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में तो उद्देश्य परीक्षण किया जा सकता है, या आपका उपलब्धि मूल्यांकन, एक आपका योगात्मक मूल्यांकन इसमें किया जा सकता है, सतत व समग्र मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे मित्रों सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न कि क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है, समाज की बुराइयां नहीं कर सकते। अच्छा, समाज की बुराइयां क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती हैं, ये पूछा है। समाज की बुराइयां, छात्रों में धूम्रपान, ठीक है गलत लिखा गया थोड़ा, धूम्रपान की लत, नगर और गांव की गंदगी और 4 उपरोक्त सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है। तो वैसे तो मित्रों इसका प्रश्न का आंसर जो है, देखिए क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है, तो क्रियात्मक अनुसंधान अगर विद्यालय की दृष्टि से देखें तो फिर तो यहाँ पे छात्रों में धूम्रपान की लत ही आएगा। लेकिन अगर फिर समाज में अगर करने लग जाएं तो फिर समाज की बुराइयों और नगर गांव की गंदगी भी जो है उसका भी हल किया ही जा सकता है किसी प्रकार से। तो ऑप्शन 4 भी हो सकता है इसमें। लेकिन अगर अपन जब पढ़ते हैं तो विद्यालय के दृष्टि से पढ़ते हैं उसको, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे साथियों सही आंसर इसका रहेगा। ठीक है भाई, अपन क्रियात्मक अनुसंधान को विद्यालय की दृष्टि से पढ़ते हैं तो फिर तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वही इसका सही आंसर रहेगा, छात्रों में धूम्रपान की लत को करना। ठीक है, मतलब लत को हल करना। अगला आपका प्रश्न है कि सहकारी अधिगम से तात्पर्य है 2 या 2 से अधिक शिक्षक साथ पढ़ाते हैं, 2 या 2 से अधिक छात्र समूह में कार्य करते हैं, 3 2 या 2 से अधिक कक्षाएं एक साथ अधिगम करती हैं, 4 है 2 या 2 से अधिक विषय साथ पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें आंसर होगा 2 या 2 से अधिक छात्र समूह में कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, कक्षा 8 के छात्र के संबंध में कौन सा सीखने का प्रतिफल है? एक मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य को समुचित उदाहरण से स्पष्ट कर सकता है। सीखने का प्रतिफल मतलब लर्निंग आउटकम, लर्निंग यानी कि सीखना, अधिगम। बच्चे को अपन ने शिक्षण कार्य करवाया, उसने अधिगम किया, सीखा उसने। ठीक है, अब उसको मतलब उसने कितना सीखा अपन देखेंगे, उससे पूछ रहे हैं या कुछ भी अपन कर रहे हैं, वो लर्निंग आउटकम है, यानी कि क्या आउटकम आया अपने पास, है ना। अपने पढ़ाया, बच्चे ने सीखा, सीखने के बाद अपन ने उसको मतलब पूछना, अपने जांचना स्टार्ट किया एक प्रकार से कि क्या इसका आउटकम निकला है, जो अपन ने जो पढ़ाया है उसका क्या आउटकम निकला है। अपन बच्चे का जांच नहीं करते सीखने के प्रतिफल में, अपन अपना जांच करते हैं, टीचर्स अपना जांच करते हैं कि बच्चे ने सीखा कितना है, जो अपन ने सिखाया क्या आउटकम अपने को मिला, जो अपन ने इनपुट डाला उसका आउटपुट क्या निकला है। तो अगर स्पष्ट कर सकता है तो सही बात है, ये तो लर्निंग आउटकम है। दूसरा, भारत में न्यायिक प्रणाली की कार्यविधि का कुछ प्रमुख मामलों का उदाहरण देकर वर्णन करता है, तो ये भी अच्छी बात है, आउटकम हो गए। अपने क्षेत्र की सुविधा से वंचित वर्गों की उपेक्षा के कारणों और परिणामों का विश्लेषण कर सकता है, यह भी बहुत ही शानदार आउटकम रहेगा सीखने का। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा मित्रों। इस प्रकार से ये आपके 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे प्रश्न थे, और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपके प्रश्न अच्छे लगे आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। वैसे हर सुबह रोज़ 7 बजे जो है वो आपको साइकोलॉजी का मॉडल पेपर मिलेगा, और ठीक 9 बजे आपको साइंस की जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, बहुत शानदार सीरीज चल रही है साथियों, आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा उसमें, और मैं ये बोलता हूँ वो सीरीज जो कर लेगा निश्चित रूप से सफलता उसके हाथ लगेगी, यही मेरा मानना है, क्योंकि पूरे राजस्थान बोर्ड की किताबों को खंगाल लिया गया उनमें। ठीक है, तो चलिए साथियों, अगर पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने मम्मी पापा का सपना, अपने माता पिता का सपना, अपने परिवारजनों, अपने दोस्तों का सपना जो जरूर साकार करें, अपना सपना साकार करें, ऐसी ही मेरी आपको शुभकामनाएं। चलिए मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।